नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का राजभवन फॉर्मूला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास और तेलंगाना के वरिष्ठ नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को राज्यपाल नियुक्त किया है। रघुवर को उड़ीसा और नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। दोनों नेताओं की नियुक्ति का आदेश भी जारी हो चुका है। अब सियासी गलियारों में इस फैसले के पीछे की वजह को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कोई इसे नेताओं की पदोन्नति बता रहा है तो कोई मुख्य धारा की राजनीति से किनारा किया जाना बता रहा है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी ने राज्य इकाइयों के कलेश मिटाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। नेताओं को राज्यपाल बनाकर संबंधित राज्य से दूर कहीं राजभवन की चार दीवारी में सीमित कर देने और संवैधानिक पद के दायरे में सीमित कर देने की ये रणनीति है। रघुवर और नल्लू को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले को भी और इसी नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल नल्लू जिस तेलंगाना से आते हैं वहां चुनाव का मौसम है। 30 नवंबर को मतदान होना है और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बीजेपी ने अभी कुछ महीने पहले ही वहां प्रदेश संगठन की कमान बंदी संजय को सौंपी थी और ऐसे में इंद्रसेना रेड्डी नल्लू अविभाजित आंध्र प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के टिकट पर 3 बार विधायक रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही विधानसभा में विधायक दल के नेता भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो क्या कुछ फॉर्मूला है बीजेपी का राजभवन को लेकर, इसको जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। मनोज पंडित नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनोज जी आपसे कर लेते हैं। ये अचानक से जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, ऐसे चौंकाने वाली कभी कभी ऐसे चुनावी माहौल में तस्वीरें हम देखते हैं तो समझ नहीं आता मौका खुशी का है या गम का है। तो आप ही से समझ लेते हैं कि अगले साल होने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले जो राजभवन फॉर्मूला तैयार किया गया है, झारखंड के पूर्व सीएम को राज्यपाल बनाकर आपने तोहफा दिया है या उनके पर काट दिए हैं? नहीं, ये तो तोहफा ही है। आप देखिए कि जब नेता सीनियर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी उनका जो अनुभव का लाभ है वो राज्यपाल की कुर्सी पे बैठा के जो अनुभव होता है उनका, उस अनुभव का लाभ लेती है पार्टी। तो इसमें तो ये तो उनका प्रमोशन है और प्रमोशन में जो है इसमें तो डिमोशन है ही नहीं। अब आप बताइए कि एक बार जब रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं तो उनको बैठाना चाहिए ना। हाँ। तो पार्टी ने उन्हें गवर्नर बना के बैठाया। नहीं सर, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में लोकसभा चुनाव हैं, इसके चलते तो ये फैसला नहीं लिया गया है कि उठा के दूर किसी एक्टिव राजनीति से हटाकर दूर राजभवन की चार दीवारी में बिठा दिया जाए। कारण क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है वक्ता जी। ये तो आप ही देखिए ना कि राजनीति करने के लिए नई पीढ़ी है वहाँ जो राजनीति कर रही है और उनके अनुभव का लाभ नई पीढ़ी को भी मिलेगा और गवर्नर के तौर पर एक अच्छा काम करेंगे। और वह गवर्नर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था, गवर्नर तो बनाना ही था। नहीं कह रहे कि इतना ज्यादा कलेश हो चुका है आपस में। हम देखते हैं लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन के बीच में किस तरह की तकरारें सामने आती रहती है। क्या कारण ये नहीं है? नहीं, ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है। ये तो आप ये देखिए, तो परिवार होता है, वहाँ भी छोटी मोटी बातें होती हैं, पर इससे इस बात को जोड़ना गलत होगा। ठीक है मनोज जी, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि गाजियाबाद के साहिबाबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं।
मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है और फरवरी में आपके ही कर कमलों से आगरा में भी मेट्रो रेल का संचालन प्रायोरिटी सेक्शन में प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधा के साथ ही वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम में जिस देश की सबसे प्राचीन अविनाशी काशी को आज आपने उसकी पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में बदलते हुए देश की पहली रोपवे सर्विस का कार्य भी आज वाराणसी में युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रूप में, लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि देश ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके यशस्वी नेतृत्व ने देखा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। जी मनोज जी, आप अपने जवाब को पूरा कीजिए। ये किसी विचार के मतभेद की वजह से किया है, ऐसा नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और जो सीनियर नेता होते हैं। नहीं सर, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ कि ये पहला मौका नहीं है जब ऐसा देखा गया हो। इससे पहले भी कई बार राजभवन का फॉर्मूला देखने को मिला है। जब भी इस तरीके की कोई गुटबाजी या फिर आपसी मतभेद नजर आते हैं तो राजभवन वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के जो नेता थे उनको हटाया गया, गुलाब चंद कटारिया जी को हटाया गया, थावरचंद गहलोत थे, गुजरात की पूर्व मंत्री आनंदीबेन पटेल थी, और कितने एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, बताइए। नहीं, वो बात ठीक है, पर लेकिन हमारे अब जो सीनियर नेता है उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही होता है ना। और मेरा मानना यह कि उनका अनुभव का लाभ एक इतने गरिमामयी पद पर बैठा के पार्टी को ज्यादा मिल सकता है। लेकिन तस्वीरों में वो साफ नजर आ रहा था कि खुश नजर नहीं आ रहे हैं रघुवर दास जी, इसीलिए ये सवाल किया गया। खैर अरुणेश जी, किस तरह से देखते हैं आप इस फॉर्मूले को? कहां राजनीति पहुंच रही है? क्या लगता है आपको? एक मेन स्ट्रीम की राजनीति से उठाकर दूर किया गया राजनीति से? आवाज नहीं पहुंच पा रही है अरुणेश जी आपकी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, बीजेपी में कोई माने या ना माने लेकिन बोलने की आजादी नहीं है। जो भी व्यक्ति मुखर होके खुल के बोलता है, पार्टी के हित के लिए बात करता है, तो उसको साइडलाइन कर ही दिया जाता है। और ये जो राजभवन वाला जो फॉर्मूला है सबसे कारगर फॉर्मूला है कि साहब मान सम्मान भी दे दिया और उसको मुख्य धारा से अलग भी कर दिया। कई एग्जाम्पल आपने दे ही दिए हैं। अब इसमें मुख्य बात ये है कि जो लोग इस समय मोदी जी की बात नहीं मान रहे, अमित शाह जी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लोग अटल जी वाली भाजपा वाले लोग हैं, जो लोग लोकतंत्रवादी लोग हैं, तो उनको निश्चित तौर पे इस तरह के एक उदाहरण हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी भी रहे हैं। और इस समय मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उमा भारती जी के ऊपर भी वही फॉर्मूला मुझे लग रहा है लागू होने वाला है, क्योंकि उमा भारती जी को भी मध्य प्रदेश की राजनीति से दरकिनार किया जा रहा है और वो भी मतलब
पुरानी नेता रही हैं, अटल जी खेमे वाली नेता रही हैं। और इस तरीके से जो रघुवर दास जी के साथ हुआ, आनंदीबेन जी के साथ हुआ, और भी तमाम लिस्ट बहुत लंबी है। और आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी में जो ये उथल पुथल चल रही है, तो निश्चित तौर पे ऐसा है, भाई सत्ता में है तो कई चीजों को ये लोग दबा लेते हैं, और कई राजनेताओं की अपनी मजबूरियां भी हो जाती हैं, क्योंकि नहीं, ये भी एक तरह से देखा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े जब बढ़ जाए, डर होता है तो वो चुप्पी भी साध लेते हैं। कहते हैं, कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उन्हें उनको शांति बनाए रखने के लिए, इसीलिए दूसरे राज्य से कहीं और उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है कि शांति बनी रहे। आपको नहीं लगता ये फॉर्मूला तो आपकी तरफ से भी अप्लाई हुआ था 1985 में? नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो अभी भी, अब कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने मंच साझा किया, और साफ तौर पे खुले मन पे दोनों लोगों ने कबूला है कि हाँ भाई, हम लोगों के बीच में मतभेद रहे लेकिन मनभेद नहीं रहे। इस तरीके का आपने देखा, शशि थरूर जी और खड़गे साहब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़े। थरूर साहब चुनाव हार गए, खड़गे साहब चुनाव जीत गए। और ये कांग्रेस का संविधान देखिए, कांग्रेस का लोकतंत्र देखिए कि शशि थरूर जी को अभी कार्य समिति में सदस्य बनाया गया, और इसके अलावा मनीष तिवारी जी थे और एक दो लोग और थे जो खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर नहीं थे, शशि थरूर जी के खेमे के थे। उन लोगों को बराबर सम्मान के साथ कांग्रेस कार्य समिति में जगह दी गई। ठीक है, अमनप्रीत जी, हमारे यहाँ बराबर लोकतंत्र में जो विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, आपस में विरोध होता है, होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुख्य धारा से आप उनको हटा ही दें। अमनप्रीत जी, क्या विरोध होना बहुत जरूरी है, आपस में विचारधारा में देखिए होना चाहिए, यही हमारे लोकतंत्र की परंपरा है। ठीक है रुडेश जी। जी अमनप्रीत जी, रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को राज्यपाल बनाए जाने के फैसले को आप किस नजरिए से देखती हैं? क्या कुछ कारण हो सकता है, और वो भी तब जब तेलंगाना में अभी कुछ 1 महीने का वक्त रह गया है और चुनाव होने वाले हैं? ऐसे में इस तरह के फैसले आना, मुख्य धारा से उठाकर वरिष्ठ नेताओं को राज्यपाल का दर्जा दे देना, किस तरह से आप देख रही हैं इसे? देखिए, रघुवर दास और इंद्रसेन नल्लू की अगर बात करें तो दोनों अपनी अपनी स्टेट में राजनीति में बहुत एक्टिव माने जाते हैं जी। एक मेन हम शख्सियत बोल सकते हैं कि भाजपा का वो एक स्तंभ की तौर पे भी काम करते हैं। रघुवर दास का अगर करियर की हम बात करें कि राजनीतिक करियर उन्होंने अपना बूथ अध्यक्ष से शुरू करा और उसके बाद मुख्यमंत्री तक के ओहदे तक वो पहुंचे। पर बात ये देखनी है कि क्योंकि उनको झारखंड की जो राजनीति है उसे दूर करना है, तो अगर चुनावी राजनीति से किसी भी लीडर को जो आपको सूट नहीं करता तो दूर करना है, तो उसको उठा के दूर कहीं फेंक दिया जाता है। ये राज्यपाल बना के एक तरफ से आप ये बोलो कि संवैधानिक पद दे दिया जाता है, दूसरी तरफ से ये भी आप बोल सकते हो कि उसको जो है कि एक तरह का कैद कर दिया जाता है, एक तरह की बाउंड्रीज उसके लिए सीमित हो जाती हैं, उसका एरिया सीमित हो जाता है, उसकी स्टेट हट जाती है, वो अपनी मुख्य धारा से हट के दूसरी स्टेट में चला जाता है। दूसरी तरफ अगर रघुवर दास की बात करें तो इसका एक और कारण ये भी है कि उड़ीसा का राज्यपाल अगर उनको बनाया है तो वहाँ की जो नवीन पटनायक की सरकार है उस पर भी जो भाजपा है वो नकेल कसना चाहती है जी। इनको कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने रघुवर दास को बनाया। हालांकि वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी जो झारखंड की राजनीति है वहाँ पे बहुत एक्टिव है। आपने देखा कि वो 5 बार के विधायक भी बने हैं और पहले ऐसे नॉन आदिवासी जो सीएम बने थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, वो अभी भी बहुत एक्टिव हैं क्योंकि उनको वहां से हटाना चाहती है बीजेपी। और बीजेपी ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने मुंडे जी को भी बोल दिया है कि आप दिल्ली का काम देखो, दिल्ली के ऑफिस का काम देखो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूलाल मरंडी जो है उनकी तरफ इनका ध्यान ज्यादा जा रहा है जी। राजनीति जो है वो फिर उनको सौंपना चाहती है भाजपा वाले, तो उनको स्टेट में ज्यादा एक्टिव करने के लिए हो सकता है कि रघुवर दास को हटाया गया। ये पहली बार नहीं है, जैसे आपने भी एग्जांपल दी कि आनंदी बहन को भी राज्यपाल बनाया गया था, पर कुछ राज्यपाल ऐसे होते हैं कि वो यू टर्न मार लेते हैं। जैसे बेबी रानी मौर्य की हम बात करें तो वो राज्यपाल बनने के बाद ही चुनावी राजनीति है उसमें एक्टिव होगी, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कल्याण सिंह हो गए, सत्यपाल मलिक जैसे लोग हो गए कि वो एक बार राज्यपाल बन गए और उसके बाद वो उनकी पूरी तरह से राजनीति से दूरी हो जाती है। हाँ, वापसी का एक सवाल उठता है, बिल्कुल दूर हो जाते
जाती है। वापसी कभी कोई बेबी मौर्य की तरह लकी नहीं होता कि वो दोबारा मुख्य धारा में आ जाए। तो ये एक तरह से एक्टिव राजनीति से हटाने के लिए आप ये सोचते हो कि एक संवैधानिक पद दे दिया जाता है और उसको बिल्कुल मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है, एक तोहफा दे दिया जाता है। लेकिन खास करके तोहफा नहीं, कहीं लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, जिस तरह से साफ किया मनप्रीत कौर जी ने कि किस तरह की राजनीति और ये फॉर्मूला अपनाकर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में करना चाहती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि झारखंड के लोगों को क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, हम किसी भी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को अब आगे लेकर पार्टी उस तरह का नेतृत्व नहीं करेगी? मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? किसी चलते मनोज जी की आवाज हम तक और नहीं पहुंच पा रही है, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। अरुणेश जी, आपको क्या कुछ लगता है, ये झारखंड की जनता को मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि झारखंड सभी जानते हैं कि आदिवासी बहुल इलाका है, एक तरह से जातिगत समीकरण हर कोई पार्टी साधने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं झारखंड में इस फॉर्मूले को अपनाकर इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है कि आगे जब भारतीय जनता पार्टी अब बढ़ेगी तो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं बनाना चाहेगी। देखिए, रघुवर दास जी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं और झारखंड आदिवासी बाहुल्य, और उन्होंने आदिवासियों के विरोध में राजनीति करी और उसी का नतीजा रहा कि एक एंटी इनकम्बेंसी बनी और बीजेपी वहां सत्ता से बाहर हो गई। अब चूंकि प्रमुख चेहरे थे तो बीजेपी ने उनको एलिमिनेट करके उनको सीधा जो है राजभवन पहुंचा दिया और अब एक एजेंडा सेट कर रहे हैं कि हमने साहब आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है और अब हम आदिवासियों की राजनीति पे वापस आ रहे हैं और झारखंड में भी हम एक आदिवासी चेहरा देंगे। आप काट कैसे करेंगे इसकी? ठीक इसी तरह की जो है इन्होंने कवायद उत्तर प्रदेश में भी करी थी। आपको ध्यान हो, मनोज सिन्हा जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, तो मनोज सिन्हा जी को वहां सिस्टम से हटाने के लिए उनको राज्यपाल बना के भी जम्मू कश्मीर पहुंचा दिया गया। तो ये तो बीजेपी का एक सिस्टम है कि ये वाद विवाद से चेहरे को हटाने के लिए उसको सीधा का सीधा जो है राजनीति से एलिमिनेट ही कर देते हैं। सर, ये जो फॉर्मूला है आप पर भी भारी पड़ सकता है ना, क्योंकि साधने की कोशिश है। जनता तो इस चीज को देख रही है, हम तो जनता के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ठीक है, हमारा तो पूरा जो है खुला खेल रहता है, जो चीज है वो खुली है, दबी छुपी कुछ भी नहीं है। मनोज जी जुड़ गए हमारे साथ। मनोज जी, झारखंड के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब बीजेपी झारखंड में अगर आगे बढ़ेगी तो आदिवासी मुख्यमंत्री, किस गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वक्ता जी, अब ये डॉक्टर अरुणेश जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमने आदिवासी राष्ट्र, इतना बड़ा काम पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी जैसे उन्होंने बताया कि नहीं, काम तो बढ़िया किया, लेकिन काम ऐसा कर दिया कि भू अधिग्रहण कानून भी बदल दिया। अब आदिवासियों की जमीन पे कभी भी जो है सरकार गवर्नर बनने के बाद अब राजनीति। मनोज जी मैं आपको रोक रही हूँ जी। मनोज जी, बात को पूरा कीजिए। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमनप्रीत जी, आपको क्या लगता है कि क्या यही संदेश देने की कोशिश की गई है झारखंड में? देखिए, झारखंड की जो राजनीति है उसमें जो आदिवासी वोटर्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उनको, जैसे आपने देखा कि अभी शिबू सोरेन की जो पार्टी है उसको बहुमत मिला था, तो निसंदेह है कि वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने हुमा के उनको वोटिंग डाली है और उसको जातिवाद को शायद मेन रख के ही उन्होंने इस चीज को सिलेक्ट करा है कि वो किसको वोट डालेंगे। तो इसीलिए क्योंकि आदिवासी लोगों को, आदिवासी वोटरों को हमारी जो भाजपा है वो साधना चाहती है और वो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं चाहती भी कोई एक पॉइंट भी उनको ऐसा मिल जाए कि कोई भी वोटर उनसे छट जाए, क्योंकि हर हालत में उनको ये सेमीफिनाले जो है 2024 की लोकसभा इलेक्शन के पहले वाला, उनको जीतना ही जीतना है। और 5 स्टेट्स में भाजपा की यही कोशिश रहेगी कि वो हर स्टेट में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। तो क्या उनका जो जी पूरा कीजिए अमनप्रीत जी। जी, तो यही सोचते हुए, जैसे आपने अभी भी मोदी साहब को बोलते हुए देखा, उन्होंने ट्रेन की बात करी, उन्होंने ट्रेन के स्टाफ की बात करी, तो उसमें उन्होंने
इस पॉइंट को भी रखा कि वहाँ पे जो सारा स्टाफ है वो महिलाओं का होगा। जैसे महिला आरक्षण बिल भी अभी लेके आए हैं, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल वोटरों को साधने के लिए है। जैसे आपको पता है महिला आबादी जो है वो वोट परसेंटेज भी ज्यादा होती है, उनमें उत्सुकता भी ज्यादा होती है, वो भर भर के वोट डालते भी हैं। तो महिला वोटर्स को साधने के लिए, आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए ये जो दाव है वो चला गया है। तो ये इस दाव से कोई फायदा पहुंचेगा? क्योंकि झारखंड के विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, काफी वक्त दूर है और आपको पता है कि जनता चीजें इतनी जल्दी याद नहीं रखती है, काफी चीजें ऐसी होती है जो वो भूल जाती है। तो इतने पहले वक्त से कोई फॉर्मूले को सेट करना और उस रिजल्ट को पाना, क्या लगता है आपको कारगर साबित होगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपको पता है कि भाजपा बिल्कुल, जैसे अभी आपने कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी जो सूची है वही लिस्ट जो है वही जग जाहिर कर ही नहीं है। तो भाजपा जो है वो रणनीति में माहिर है और वो जब भी अपने इलेक्शन जिस भी स्टेट में होते हैं उससे बहुत पहले वहाँ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है। शायद इसीलिए ये आज इस मुकाम पे पहुंची है कि इनकी सीटें 3 से 300 प्लस पे हो गई हैं और आज ज्यादातर जो मैक्सिमम स्टेट्स हैं वहाँ पे विधानसभा भी भाजपा की ही है। तो इसी हिसाब से उनको अपना जो रणनीति है उसमें चेंजेस करने के लिए ये जो आज रघुवर दास वाला दाव भी जो खेला गया है या फिर मरंडी के ऊपर इतना विश्वास दिखाने की बात करी गई है, तो ये जो यू टर्न लेके बाबूलाल मरंडी की तरफ आना और अर्जुन मुंडे को साइड पे हटाना और ये रघुवर दास को साइड पे हटाना, तो ये जो है कि एक राजनीति में ये स्टेप जो है वो बहुत बड़े मायना रखते हैं। तो और इन्हीं के ऊपर जो पूरी एक होता है कि विधानसभा की जो जीत है या हार है वो निर्भर हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस पूरे मामले को देखने के बाद अमनप्रीत जी अब यही उठ रहा है कि जिस तरह से मुख्य धारा से दूर किया गया है, क्या वापसी हो पाएगी? जैसा कि आपने कहा कि रानी देवी मौर्य जो है उनकी तरह हर कोई नहीं होता है, तो ये बड़ा सवाल है कि मुख्य धारा में वापसी होगी या नहीं होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।